गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कल आपको श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन कराया था। श्वसन की जो क्रियाविधि है वह दो चरणों में पूर्ण होती है। एक तो अंत श्वसन इंस्पायरेशन और एक वह श्वसन एक्सपायरेशन। दोनों चीजें मैंने आपको बड़ी महत्वपूर्ण प्रकार से समझा दी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका श्वसन संबंधी आयतन। लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उनके अंदर जो वायु भरी होती है। भाई सामान्य संवातन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं हम, उसकी जो क्षमता है उसको हम स्पाइरोमीटर के द्वारा मापते हैं। स्पाइरोमीटर फेफड़ों के क्रियाकलापों की सैद्धांतिक मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, श्वसन संबंधी आयतन की बात कर रहे हैं तो फेफड़ों की, इसकी बेटा फेफड़ों की जो भौतिक क्षमता है, फेफड़ों की भौतिक क्षमता को, फेफड़ों की भौतिक क्षमता को स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा स्पाइरोमीटर फेफड़ों के क्रियाकलापों के सैद्धांतिक मूल्यांकन में सहायक होता। श्वसन संबंधी आयतन हेडिंग डाल के हमको केवल यह लिखनी है कि फेफड़ों की भौतिक जो क्षमता है, इस भौतिक क्षमता को स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्पाइरो जो मीटर है, यह फेफड़ों की जो क्रियाकलाप हैं, जो बाह्य श्वसन और जो अंतः श्वसन है, इनका जो सैद्धांतिक मूल्यांकन है उसमें सहयोग करता है। अब इसमें सबसे पहला है बेटा ज्वारीय आयतन। देखो बच्चों, ज्वारीय आयतन के बारे में मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि ज्वारीय आयतन क्या होता है। तो सामान्य संवातन के दौरान जो हम सामान्य अवस्था में जो सांसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का जो आदान प्रदान करते हैं, इस दौरान फेफड़ों के द्वारा अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन का मतलब क्या है बेटा? सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस दौरान फेफड़ों द्वारा अंतः श्वसन में 500 ml गैस यानी वायु अंदर ली जाती है और 500 ml वायु ही बाहर निकाली जाती है। नोट डाल के बेटा, सामान्यतः अंतः श्वसन के दौरान ली गई 500 ml वायु में से 150 ml वायु श्वसन मार्ग में रह जाती है, जिसे हम डेड स्पेस कहते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके द्वारा 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ली जाती है और इतनी बार ही छोड़ी जाती है। तो ज्वारीय आयतन का मान हो जाएगा। अभी देखो बेटा, ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं? साथ के साथ लिखिए आप। सामान्य
ज्वारीय आयतन हेडिंग डाल के लिख लिया। सामान्य संवातन के दौरान सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई वायु एवं बाहर छोड़ी गई अंदर ली गई वायु एवं बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन कहते हैं। सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई वायु एवं बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाती है। 500 ml वायु अंदर ली जाती है एवं 500 ml वायु बाहर छोड़ी जाती है। ठीक है बेटा, सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाती है एवं 500 ml वायु भी बाहर छोड़ी जाती है। नोट डाल लिख देंगे यहाँ हम सामान्यतः अंतः श्वसन के दौरान ली गई 500 ml वायु में से 150 ml वायु श्वसन मार्ग में रह जाती है। सामान्यतः अंतः श्वसन के दौरान ली गई 500 ml वायु में से 150 ml वायु श्वसन मार्ग में रह जाती है, जिसे डेड स्पेस कहते हैं। डेड स्पेस क्या कहते हैं बेटा? डेड स्पेस। क्योंकि 500 ml जो वायु ली है उसमें से 150 ml जो वायु है वो श्वसन मार्ग में रह जाती है, जिसे डेड स्पेस कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सामान्य श्वसन के दौरान 12 से 16 सांस लेता है और इतनी बार ही बाहर छोड़ता है, इतनी बार ही बाहर निकालता है। ठीक है बेटा, ज्वारीय आयतन का मतलब क्या हो गया?
यानी कि सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई वायु एवं बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इस दौरान 500 ml वायु अंदर ली जाती है एवं 500 ml वायु बाहर छोड़ी जाती है। अब इसका मान निकाल लेते हैं बेटा हम। देखो बेटा, अतः करके लिख देंगे हम। टीवी बराबर कितना हो गया बेटा? 500। कितना हो गया बेटा? 500। टीवी बराबर कितना हो गया? 500। टीवी का मतलब है बेटा टाइडल वॉल्यूम। ज्वारीय आयतन को इंग्लिश में कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं टीवी शॉर्ट में। टीवी बराबर 500 ml हो गया, तो 500 ही लेगा, 500 ही छोड़ेगा। अब कितना बेटा? 12 से 16 बार। अतः नीचे करके क्या लिख देंगे बेटा हम? 500 इंटू 12 या 16। देखो बेटा, 12 बार लेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 6000। कितना हो जाएगा बेटा? 6000। 16 बार लेगा तो कितना हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000 ml। तो टीवी का मान कितना आ गया बेटा? यानी कि 6000 से लेकर 8000 ml। ठीक है बेटा, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति 12 बार सांस ले रहा है तो 6000 मान आ जाएगा। 16 बार ले रहा है तो 8000 हो जाएगा। 12 से 16 बार ले रहा है, 12 से अगर 13 बार लेगा तो 13 इंटू 5 कर देंगे, 13 पंजे 65। ठीक है, अगर 14 कर रहा है तो 14, 15 कर रहा है तो 15, 16 कर रहा है तो 8000। ये आपका ज्वारीय आयतन खत्म। ठीक है बेटा, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद में आईआर भी आ जाएगा बेटा, अंतर श्वसित आरक्षित आयतन। अंतर श्वसन आरक्षित आयतन लिख लिया बेटा। इसके बाद सेकंड हेडिंग लिखेंगे आप अंतर श्वसित आरक्षित वॉल्यूम। अंतर श्वसित आरक्षित आयतन। अंतर श्वसित आरक्षित आयतन। दूसरा है बेटा, पहला ज्वारीय आयतन हो गया, इसको आईआर भी कहते हैं। आईआरबी इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, अंतर श्वसित आरक्षित आयतन। अब देखो ये किसे कहते हैं? देखिए, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य अंतर श्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ली गई वायु की मात्रा को हम आईआरबी कहते हैं। दोबारा सुनिए बेटा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य अंतर श्वसन के दौरान बलपूर्वक, यानी अंतर श्वसन जो हो गया उसके बाद बलपूर्वक अंदर ली जाती है, आईआरबी कहलाती है। इसका औसत मान 2500 से 3000 ml होता है। लिख लीजिए बेटा इसको आप। वायु आयतन की, देखिए साथ के साथ, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य अंतर श्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर
ली जाती है IRB कहलाती है, IRB कहलाती है, अंतःस्पर्शित आरक्षित आयतन कहलाता है। ठीक है साहब, इसका औसत मान, इसका औसत मान 2500 से 3000 ml होता है। ठीक है बेटा, अंतःस्पर्शित आरक्षित आयतन आपके सामने बता दिया मैंने कि जो वायु आयतन है, सामान्य को बेटा देखो सामान्य शोषण में 500 ml ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद बलपूर्वक, जैसे बलपूर्वक जो सांस अंदर ली जाएगी उसके मान को हम IRB कहते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 2500 से 3 वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य अंतःस्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ली जाती है, IRB कहलाती है। इसका औसत मान 2500 से 3000 होता है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे बेटा, बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन। बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन ERB, उसको IRB कहते हैं, इसको ERB कहते हैं। तो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, रिजर्व वॉल्यूम, वायु की वह अधिकतम मात्रा, देखो ना यहाँ अंदर ली गई है, यहाँ बाहर निकाली जाएगी, बिल्कुल विपरीत है। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य बहिष्करण के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है, ERB कहलाती है। इसका औसत मान 1000 से 1100 होता है। लिख देंगे हम बेटा इसमें, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा, जो कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य बहिर्श्वसन के बाद, बहिर्श्वसन के बाद बेटा 500 ml बाहर निकालेगा, उसके बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है, ERB कहलाती है, ERB कहलाती है। इसका औसत मान, इसका औसत मान 1000 से 1100 ml होता है। ठीक है बेटा, देखो बेटा ज्वारीय आयतन में तो सामान्य जो संवातन के दौरान अंदर ली गई और बाहर निकाली गई वायु की जो मात्रा होती है उसको हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। अंतःश्वसित आरक्षित आयतन की बात कर रहे हैं, तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य अंतःश्वसन के दौरान 500 ली जाएगी, लेकिन इसके बाद बलपूर्वक जो अंदर ली जा रही है उसको हम IRB कहते हैं। इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन की बात कर रहे हैं हम, तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य बहिर्श्वसन 500 ml बाहर निकालते हैं, लेकिन इसके बाद बलपूर्वक जो वायु निकाली जाती है उसको हम ERB कहते हैं। इसका मान 1000 से 1100 ml होता है। चौथा पॉइंट आ जाएगा बेटा, अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन RB कहते हैं बेटा इसको क्या कहते हैं हम? RB, रेजिडुअल वॉल्यूम। RB रेजिडुअल वॉल्यूम।
आरबी। देखो बेटा, अब अवशिष्ट आयतन क्या है? देखिए बेटा, बलपूर्वक वह श्वसन के बाद, बलपूर्वक हमने सांस छोड़ दी, इसके बाद फेफड़ों में बचा वायु का वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उसे अवशिष्ट आयतन या आरबी कहते हैं। बलपूर्वक वह श्वसन के बाद फेफड़ों में, बलपूर्वक वह श्वसन के बाद फेफड़ों में बचा वायु का वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जाता है, आरबी कहलाता है। इसका मान 1200 ml होता है। लिख लीजिए इसमें बेटा, बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बाद, बाह्य श्वसन के बाद, बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बाद फेफड़ों में बचा वायु का वह आयतन, वायु का वह आयतन जिसे बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बाद फेफड़ों में बचा हुआ वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जाता है, आरबी कहलाता है। आरबी कहलाता है। इसका औसत मान 1200 ml होता है। कितना होता है बेटा? 1200 ml। तो ये चार चीज समझ में आई कि नहीं है? इसके बाद आगे की चीजें समझ में आएंगी। पहला था ज्वारीय आयतन, सामान्य संवाहक के दौरान अंदर ली गई वायु और अंदर बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को हम ज्वारीय आयतन कहते हैं, जिसका मान कितना होता था बेटा? 6000 से 8000। दूसरा है बेटा आपका अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा सामान्य अंतःश्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ली जाती है, आईआरबी कहलाती है। इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। दूसरा है बाह्य श्वसित आरक्षित आयतन, ईआरबी, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक व्यक्ति द्वारा बाह्य श्वसन के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है, उसे ईआरबी कहते हैं। इसका औसत मान 1000 से 1100 ml होता है। तीसरा है बेटा आपके सामने अवशिष्ट आयतन, बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बाद फेफड़ों में बचा वायु का वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, आरबी कहलाता है। इसकी औसत मान 1200 ml होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बेटा आपकी फुफ्फुसीय क्षमता। कौन सा है बेटा? फुफ्फुसीय क्षमता। इसी के अंदर है श्वसन संबंधी जो आयतन है ना बेटा, इसी के अंदर है फुफ्फुसीय क्षमता। इंग्लिश में कहते हैं बेटा पल्मोनरी कैपेसिटी। फुफ्फुसीय क्षमता, फुफ्फुसीय क्षमता इंग्लिश में कहते हैं बेटा पीसी। पीसी का मतलब है पल्मोनरी, यानी पल्मोनरी कैपेसिटी। ठीक है बेटा, पल्मोनरी कैपेसिटी। अब इसके अंदर पहला है बेटा अंतःश्वसनीय क्षमता। अंतःश्वसनीय क्षमता, अंतःश्वसनीय क्षमता।
सामान्य अंतः श्वसन के बाद, अंतः श्वसनी क्षमता को बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। सामान्य अंतः श्वसन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा, सामान्य अंतः श्वसन के बाद, सामान्य अंतः श्वसन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अंदर ली गई वायु की मात्रा को हम अंतः श्वसनी क्षमता कहते हैं। इसको इंग्लिश में आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देख लीजिए बेटा इसमें एक लाइन, सामान्य अंतः श्वसन के बाद, बेटा अंतः श्वसनी क्षमता है तो अंतः श्वसन तो आएगा ही आएगा 500 ml प्लस बलपूर्वक अंदर ली गई। बलपूर्वक कितनी ले सकते हैं हम, बताइए आप? 2500 से 3000। तो आईसी का मान क्या हो जाएगा बेटा? 3500 ml। देखिए आप कैसे होगा। सामान्य अंतः श्वसन के बाद, सामान्य अंतः श्वसन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अंदर ली गई, अंतः श्वसन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अंदर ली गई वायु की कुल मात्रा, वायु की कुल मात्रा आईसी कहलाती है। आईसी कहलाती है। ठीक है बेटा। अब आईसी का मान देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, आईसी बराबर सामान्य अंतः श्वसन को क्या कहते हैं बेटा? टीवी, यानी टाइडल वॉल्यूम कहते नहीं कहते हैं। सामान्य अंतः श्वसन को क्या कर रहे हैं हम? टीवी प्लस बलपूर्वक अंदर ली गई आईआरबी, बलपूर्वक अंदर ली गई आईआरबी होता है कि नहीं होता है बेटा? ठीक है। आईसी का, टीवी का मान कितना होता है बेटा? 500। आईआरबी का मैंने बताया था 2500 से 3000। तो अंतिम अक्षर ले लेते हैं इसका। 3000 बराबर कितना आ जाएगा? 3500 ml। इसका बेटा आईसी बराबर अंतः श्वसनी क्षमता कितनी होगी फेफड़ों की? 3500 ml। समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा, सामान्य अंतः श्वसन के बाद, सामान्य अंतः श्वसन टीवी के बाद किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अंतः श्वसित आरक्षित वॉल्यूम आ गया है आईआरबी, वायु कुल मात्रा को हम आईसी कहते हैं। तो आईसी का मान क्या हो जाएगा? टीवी प्लस आईआरबी। टीवी का मान 500 है, 500 लेता 500 निकाले, आईआरबी 3000, कितना हो गया टोटल? 3500 ml। तो ये आपका अंतः श्वसनी क्षमता खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? इसके बाद में दूसरा आ जाएगा बेटा वही श्वसनी क्षमता, ईसी। क्या आ जाएगा बेटा? ईसी। देखिए बहुत आसान चैप्टर बेटा, ये आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए इसको ढंग से याद करें आप। दूसरा हो जाएगा बेटा वही श्वसनी क्षमता, ईसी हो जाएगा बेटा ये एक्सपायरेशन कैपेसिटी। ठीक है बेटा। तो वहां सामान्य अंतः श्वसन था, तो यहां सामान्य क्या आ जाएगा? बाह्य श्वसन। सामान्य बाह्य श्वसन के बाद, ठीक है बेटा, वहां तो क्या था? अंतः श्वसन के बाद। तो यहां क्या बाह्य श्वसनी है, तो बाह्य श्वसनी कर लेंगे। सामान्य बाह्य श्वसन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा, बाह्य श्वसन के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक अंदर या बाहर, बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु की कुल मात्रा, वायु की कुल मात्रा ईसी कहलाती है, ईसी कहलाती है। ठीक है बेटा। बाह्य श्वसनी क्षमता की बात कर रहे हैं हम, तो सामान्य बाह्य श्वसन के बाद 500
बलपूर्वक वायु शोषण 1100, कितना हो गया बेटा 1600 ml। इसका मान कैसे निकालेंगे हम, देखो बेटा EC बराबर सामान्य वायु शोषण TB, ठीक है बेटा, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। बलपूर्वक बाहर निकाली गई कितना ERV बराबर TB का मान 500 प्लस 1100, 1000 से 1100 होता है ना इसका मान, टोटल कितना हो गया बेटा EC बराबर 1600 ml, कितना हो गया बेटा 1600 ml। कोई समस्या बेटा। सामान्य बहिर्शोषण के बाद, सामान्य बहिर्शोषण के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु की कुल मात्रा EC कहलाती है। EC बराबर क्या हो जाएगा बेटा TB प्लस ERV, ठीक है बेटा। अब सक्रिय अपशिष्ट क्षमता, इसके बाद में सक्रिय अपशिष्ट क्षमता। पहले बेटा अपशिष्ट क्षमता, अपशिष्ट आयतन कितना होता है बेटा 1200, कितना होता है 1200, और सक्रिय है तो सक्रिय क्या हो जाएगा बेटा ERV। तीसरा लिख देंगे बेटा हम यहाँ सक्रिय अवशिष्ट क्षमता, सक्रिय अवशिष्ट क्षमता, इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है बेटा। फंक्शनल, सक्रिय का फंक्शनल, इसको FRC कहते हैं, क्या कहते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, देखो बेटा यहां तो ये था अपशिष्ट क्षमता में क्या कर रहे थे हम कि बलपूर्वक, ठीक है बेटा, बलपूर्वक बहिर्शोषण के बाद, बलपूर्वक बहिर्शोषण के बाद फेफड़ों में बचा वायु का वह आयतन जिसे फेफड़ों से बाहर निकाला नहीं जाता है उसे हम अपशिष्ट आयतन कहते थे, जिसका मान 1200 ml होता है। अब यह सक्रिय अपशिष्ट क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा कि सामान्य बहिर्शोषण के बाद फेफड़ों की, सामान्य बहिर्शोषण के बाद फेफड़ों की कुल वायु धारण करने की क्षमता FRC कहलाती है। लिख दीजिए बेटा इसमें सामान्य बहिर्शोषण के बाद, सामान्य बहिर्शोषण के बाद, सामान्य बहिर्शोषण के बाद फेफड़ों की कुल वायु धारण करने की क्षमता, कुल फेफड़ों की कुल वायु धारण करने की क्षमता, वायु धारण करने की क्षमता, FRC कहलाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। तो FRC बराबर ERV प्लस क्या आ जाएगा बेटा RV। ERV का मान कितना होता था बेटा 1100 प्लस RV का मान 1200, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा टोटल 2300 ml, कितना हो गया बेटा 2300 ml। तो सामान्य बहिर्शोषण के बाद फेफड़ों की कुल वायु धारण करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको हम FRC कहते हैं, FRC कहते हैं। FRC बराबर ERV प्लस RV, 1100 प्लस 1200 बराबर 2300 ml। इसके बाद बेटा विटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता, इसके बाद में विटल कैपेसिटी BC, जैविक क्षमता, चौथा पॉइंट, चौथा ये क्या, चौथा जैविक क्षमता, इंग्लिश में बेटा BC, विटल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी।
बीसी का मतलब क्या है? देखो जैविक क्षमता, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद निकाली गई वायु की अधिकतम मात्रा, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद निकाली गई वायु की कुल मात्रा या अधिकतम मात्रा बीसी कहलाती है। लिख देंगे बेटा इसमें हम बलपूर्वक, बीसी का मान लिख रहे हैं बेटा हम, जैविक क्षमता, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बाद, बहिर्श्वसन के बाद निकाली गई वायु की अधिकतम मात्रा, निकाली गई वायु की अधिकतम मात्रा, वायु की अधिकतम मात्रा बीसी कहलाती, विटल कैपेसिटी कहलाती है, विटल कैपेसिटी कहलाती है। सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? बीसी बराबर बलपूर्वक अंतः श्वसन IRV, ठीक है बेटा, बलपूर्वक अंतः श्वसन IRV, बलपूर्वक बहिर्श्वसन ERV प्लस टीवी भी आएगी। सामान्य संवातन दौरान 500 ml कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा। इसका मान लिख दीजिए आप, IRV का मान 3000, इसका बेटा 1100, इसका बेटा 500, कितना आ जाएगा बेटा? 3300, 1100, 4400, 4100, 4100, 500, 4600, टोटल कितना ml आ गया बेटा? 20, बीसी का मान 4600 ml, कितना आ गया बेटा? 4600 ml। बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद निकाली गई वायु की अधिकतम मात्रा बीसी कहलाती है, जिसका मान कितना हो गया बेटा? 4600। तीनों को जोड़ दीजिए बेटा, IRV, ERV और टीवी, तीनों को जब जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा बेटा? 4600 ml। इसके बाद में एक और रह गया बेटा आपका इसी टॉपिक के अंदर, TPC, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, 5वां, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, इंग्लिश में कहते हैं TPC, टोटल पल्मोनरी कैपेसिटी। TPC का मतलब टोटल पल्मोनरी कैपेसिटी। सबको जोड़ दो आप, टीवी जोड़ दो, IRV जोड़ दो, ERV जोड़ दो और RV जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल फुफ्फुस के अंदर जो क्षमता है वायु धारण करने की, वो आ जाएगी आपके सामने। यहां लिख देंगे हम TPC बराबर IRV प्लस ERV प्लस टीवी प्लस RV, टोटल आ गया बेटा। लिख दीजिए अब इसमें आप, IRV का मान कितना होता है? 3000, ERV का 1100, टीवी का 500, RV का 1200। टोटल वॉल्यूम को जोड़ देंगे हम और जो हमारे पास आएगा वो टोटल पल्मोनरी कैपेसिटी आ जाएगी। 3000 और 1100 4100, 4100 और 500 4600, 4600 और 1200 5800, कितना आ जाएगा बेटा? 5800। देखो डबल जीरो सबको जोड़ दीजिए आप, टोटल आपके सामने 5800 ml आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 5800 ml। देखो सामान्य संवातन आ गया, बलपूर्वक अंदर ली गई वायु,
बलपूर्वक बाहर निकाली वायु, और बलपूर्वक निकालने के बाद भी जो फेफड़ों में शेष रह गई उसको आर भी कह रहे हैं। सबको जोड़ दिया हमने 3000, 4000, 4100, 4600, 4600 और 1200, 5800 मेरे टोटल फुफ्फुसीय क्षमता आपके सामने आ जाती है। ठीक बेटा, यहां तक कोई समस्या देखिए मैंने क्या बताया, ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसित आरक्षित वॉल्यूम, बहिर्श्वसन आरक्षित वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन, ये खत्म होने के बाद में मैंने पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में बताया, अंतःश्वसनीय क्षमता, बहिर्श्वसनीय क्षमता, ठीक है, सक्रिय अवशिष्ट क्षमता और जैविक क्षमता और यानी कि टोटल पल्मोनरी कैपेसिटी। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बेटा श्वसन संबंधी रोग। अगला टॉपिक कौन सा है बेटा आपको? श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोगों को बढ़ाते हैं हम आपको बताओ। श्वसन संबंधी रोग ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आसान रोग है, तीनों 4 और 5 जितने भी है। सबसे पहला है बेटा, टॉपिक का नाम लिख देंगे हम श्वसन संबंधी रोग, ये टॉपिक का नाम है। सबसे पहला रोग हो जाएगा बेटा दमा, जिसको हम अस्थमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अस्थमा कहते हैं, दमा रोग। देखो बेटा, हेडिंग क्या है हमारी टॉपिक? श्वसन संबंधी। तो दमा कैसा रोग हो गया? श्वसन से संबंधित। कैसा हो गया? श्वसन से संबंधित। रीजन क्या होगा इसका? एलर्जन। कि एलर्जन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? दमा, जो अस्थमा, जो सांस लेने में कठिनाई होती है उसको दमा कहते हैं। किसके कारण हुआ? एलर्जन के कारण। अब एलर्जन का मतलब क्या है? एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को हम एलर्जन कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को हम एलर्जन कहते हैं। जैसे धूल, धुआं, परागकण। भाई धूल से किसी को एलर्जी है, किसी को धुएं से है, किसी को परागकण से है, किसी को ठंड से है, ठीक है, किसी को धूम्रपान से है, किसी ड्यू स्प्रे लगाते हैं इससे है। तो ये सारे के सारे कारक क्या है? एलर्जन है। अब ये रोग कैसे होता है वो समझिए आप। कि इस रोग में जो श्वसनी है हमारी, देखो बेटा श्वास नली थी, श्वास नली के बाद ये विभाजित होकर क्या बना रही है? श्वसनी, जिन्हें दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी कहते हैं। ध्यान से सुनना, कहां? श्वसनी। तो इस रोग में जो श्वसनी है उस श्वसनी में श्लेष्मा का अधिक श्रावण होता है, जिससे इस पर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? सूजन आ जाती है। जब इसका सूजन आ जाती है तो श्वसनी के अवकाश जो नली है उसका जो आंतरिक जो अवकाश है वो सकरा हो जाता है। कैसे हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। देखो बेटा कोई भी पाइप है, अगर पाइप में कोई कीचड़ या बालू नहीं जमी हुई है तो पानी आर पार जाएगा आसानी से। अगर वो पाइप अंदर से बंद है और उसमें पानी चलाया जाए तो पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार एलर्जनों के कारण इस रोग में जो श्वसनी है उस श्वसनी में श्लेष्मा का अधिक श्रावण हो जाता है। श्लेष्मा का अधिक श्रावण हो जाता है जिससे उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाएगी बेटा इसमें तो जो अवकाश है ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। लगातार खांसी भी होती है और वो भी कैसी? सूखी खांसी, ठीक, और सांस लेते समय गड़गड़ाहट अर्थात सीटी जैसी आवाज आती है। इसका बचाव की बात करें हम तो एलर्जनों से बचो। जिसको धूल से एलर्जी है वो धूल से बचिए, धुएं से है वो धुएं से रहिए। मतलब जिस एलर्जन से जिसका एलर्जी है उससे आप दूर रहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और ब्रोंकोडाइलेटर का उपयोग भी करना चाहिए, जिससे श्वसनियों की जो सूजन है वह कम हो जाती है। कभी कभार क्या होता है बेटा, हमारे सामान्य जुकाम हो जाता है। जुकाम के दौरान हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम नाक को खोलने के लिए क्या करते हैं? विक्स वगैरह लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, तो उनका उपयोग करते हैं, जिससे वो क्या होती है? सूजन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पहला रोग कौन सा हो गया आपका? दमा।
दूसरा आ जाता है बेटा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस रोग भी श्वसन संबंधित रोग है जो कि धूम्रपान से होगा, बीड़ी सिगरेट से। इससे बीड़ी सिगरेट से। क्यों? इसमें भी श्वसनी में सूजन आएगी। कैसे आएगी? ये जो बीड़ी सिगरेट हैं उनके अंदर निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? निकोटीन। अब निकोटीन जो है ये श्लेष्मा ग्रंथि को स्रावित करेगा, यानी उत्तेजित कर देता है, जिससे श्लेष्मा अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाती है, जिससे श्वसनी में क्या जाएगी? आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है और इसकी आंतरिक भित्ति के अंदर जो उपस्थित सेल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लक्षण लगातार खांसी रहेगी, इसमें सांस लेने में क्या होगी? कठिनाई होगी। हरे पीले रंग का क्या आएगा? कफ आएगा। और श्वसनी में क्या आ जाएगी बेटा? सूजन, अत्यधिक श्लेष्मा का स्रावण, ये इसके लक्षण हो जाएंगे। नाक जो अत्यधिक बहती है। उपचार की बात करें तो बीड़ी सिगरेट जैसे धूम्रपान पदार्थों को हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो पहला कौन सा बेटा? दमा। इसको आप लिख लीजिए। दमा में लिखेंगे बेटा, समझ में तो आ गया बेटा? यह एक, साथ साथ ही लिखते चलो, यह एक श्वसन संबंधित रोग है। यह एक श्वसन संबंधित रोग है जो एलर्जन के कारण उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता एलर्जन के कारण। किसके कारण? एलर्जन। अब एलर्जन लिखेंगे हम स्टार बना के यहाँ, ठीक है बेटा? एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को एलर्जन कहते हैं। एलर्जन कहते हैं। जैसे धूल, धुआं, परागकण, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है? परागकण के बाद में क्या जाएगा? ठंड, ठीक? ठंड के बाद में क्या जाएगा? धूम्रपान, इत्यादि। धूम्रपान क्या जाएगा? धूम्रपान, ठीक? दमा की बात कर रहे हैं हम। तो यह एक श्वसन संबंधी रोग है जो कि एलर्जन के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को एलर्जन कहते हैं, जैसे धूल, धुआं, परागकण, ठंड, धूम्रपान इत्यादि। डैश कर लिखेंगे बेटा। इस रोग में, इस रोग में, इसमें दमा में, इस रोग में श्वसनी में अधिक श्लेष्मा का, इस रोग में श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा उत्पन्न होने से श्वसनी में सूजन आ जाती है। होने से सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, जिससे श्वसनियों का अवकाश, जिससे श्वसनियों का अवकाश, श्वसनियों का अवकाश कम हो जाता है। कम हो जाता है, श्वसनियों का अवकाश कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई
सूखी खांसी उत्पन्न हो जाती है, सूखी खांसी उत्पन्न हो जाती है, सूखी खांसी उत्पन्न हो जाती है, सूखी खांसी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी और वही श्वसन के दौरान सीटी जैसी आवाज आती है और वही श्वसन के दौरान सांस निकालने के समय गड़गड़ाहट या सीटी बजती है, साथ सीटी जैसी आवाज होती है, सीटी जैसी आवाज होती है। ठीक है साहब। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, बचाव में लिख देंगे हम एलर्जनों से दूर रहना चाहिए, एलर्जन के संपर्क में आने से बचना चाहिए, आने से बचना चाहिए। उपचार, लास्ट टॉपिक बेटा, उपचार क्या होगा बेटा, एक तो यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर, उपचार में लिख देंगे ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करना चाहिए, एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करना चाहिए, औषधियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो रोग है बेटा वो अगली क्लास में बताया जाएगा। जो भी समस्या आपके समझ में नहीं आती है, जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है, उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें।